तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी सेल्फी को। इसके रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए चलिए आपको मैं सुनाता हूँ सेल्फी की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम ओम प्रकाश नाम के एक आरटीओ ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने बेटे गप्पू के साथ सुपरस्टार विजय कुमार की नई फिल्म देखने आया होता है। ओम प्रकाश विजय कुमार का एकदम बढ़िया वाला दिलदार पंखा था। उसका हमेशा से सपना था कि वो अपनी जिंदगी में एक बार तो उनसे मिल ही ले और मौका मिले तो साथ में सेल्फी भी ले ले। विजय कुमार के प्रति अपने पिता का प्यार देख के उसका बेटा गप्पू भी उनका फैन बन गया था और दोनों बाप बेटे मस्त उनकी हर फिल्म देखने जाते और पूरी तरह से विजय के दीवाने थे। वहीं ओम प्रकाश की धर्मपत्नी मिंटी को ओम प्रकाश का ये विजय के ऊपर मर मिटने वाला प्यार कुछ खास पसंद नहीं आता था क्योंकि ओम प्रकाश के ख्यालों में उनसे ज्यादा विजय कुमार रहता था। इसके बाद हम सुपरस्टार सूरज को देखते हैं जो कि एक समय पर सुपरस्टार थे, पर अब उनकी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थीं और अब वो सुपर फ्लॉप स्टार बन गए थे। विजय और सूरज अपने करियर की शुरुआत में एक साथ थे, पर विजय आगे बढ़ता हुआ बहुचर्चित कलाकार बन गया, लेकिन सूरज बस एसिडिटी का चूरन और मर्दाना कमजोरी की दवाइयों का ऐड करते रह गया। विजय की कामयाबी देखकर सूरज जलता था और ये चाहता था कि वो उससे भी आगे बढ़ जाए, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। अब एक दिन ओम प्रकाश को पता चलता है कि विजय कुमार अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए भोपाल आ रहे हैं, तो वो और गप्पू दोनों ही खुशी के मारे फूल कर गुब्बारा हो जाते हैं और उनका एक बार दीदार करने और उनके साथ सेल्फी लेने के सपने देखने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विजय कुमार अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर भोपाल में कदम रखते हैं, जहां उन्हें देखने हजारों की भीड़ लगी हुई थी और उसी भीड़ का हिस्सा ओम प्रकाश और गप्पू भी थे, जो कि उम्मीद लगाए खड़े थे कि एक बार विजय सर उनकी तरफ देख लें या सेल्फी ले लें, पर अफसोस उनका ये सपना अधूरा रह जाता है। विजय कुमार को चाहने वाले बहुत थे और हर दूसरा बंदा उनका दिलदार पंखा था और विजय सर अपने चाहने वालों की बहुत कदर करते थे और मानते थे कि वो अगर हैं तभी वो इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, वरना कब का फुस हो गए होते। विजय कुमार शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम था नैना और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, पर दिक्कत यहाँ ये थी कि वो कई सालों से बच्चा करने की कोशिश कर रहे थे, पर असफलता ही हाथ लग रही थी, जिसके चलते उन्होंने सरोगेसी द्वारा बच्चा करने का फैसला कर लिया था और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने वाला था, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा उत्साहित थे। अब हम देखते हैं कि विजय के पास फिल्म के प्रोड्यूसर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो ही रही है, तो लगे हाथ मूवी का क्लाइमैक्स भी शूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। विजय ने सरोगेसी अमेरिका में करवाई थी और जल्द ही बच्चा आने वाला था, तो वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता है, तो वो पहले तो ना नुकुर करता है, पर अभी उसे बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताना था, इसीलिए वो प्रोड्यूसर की बात मान जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि जहाँ पर क्लाइमैक्स शूट होना था वो मिलिट्री एरिया था और उस सीन में गाड़ी विजय को चलानी थी, तो बिना उसके ड्राइविंग लाइसेंस के वो वहाँ पर शूट नहीं कर सकते थे, इसीलिए प्रोड्यूसर साहब उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेने आए थे, पर पता चलता है कि विजय का ड्राइविंग लाइसेंस खो चुका है और उसे दोबारा अप्लाई किया था, तो आरटीओ ऑफिस में आग लगने के कारण वो भी नहीं बन पाया। तो कुल मिलाकर विजय सर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। भोपाल की कॉर्पोरेटर विमला तिवारी विजय कुमार की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन वो ऐसी फैन थी कि बस लोगों को दिखाने के लिए उनके साथ फोटो खिंचाने में लगी रहती थी। तो विजय सोचता है कि उनसे ही कुछ मदद ले ली जाए, इसीलिए वो उनको ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम सौंप देता है। विमला जी आरटीओ ऑफिस जाकर ओम प्रकाश से मिलती हैं क्योंकि वो जानती थी कि वो विजय का बहुत बड़ा फैन है। ओम प्रकाश को जब पता चलता है कि उसे उसके चहेते विजय कुमार का लाइसेंस बनाने का काम मिल रहा है, तो उसे अलग ही तरह का एहसास होता है, ठीक वैसा ही एहसास जैसे आपको आपके क्रश का रिप्लाई मिल जाए और उसमें दिल वाली इमोजी बनी हो। ओम प्रकाश विमला जी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो विजय सर से कह दें कि वो हमारे आरटीओ ऑफिस आ जाएं तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि यहाँ सभी उनके फैंस हैं और सब उन्हें प्यार करते हैं, तो एक बार उनके दीदार हो जाएं तो दिल को सुकून मिल जाएगा।
विमला जी ये संदेश सीधा विजय तक पहुंचा देती हैं और ये भी बता देती हैं कि वो आपको मैसेज करता रहता है और आपको बहुत पसंद करता है। विजय जब ओम प्रकाश के मैसेजेस देखता है तो उसने तारीफों के पुल बांध रखे थे, तो विजय सोचता है कि शायद ओम प्रकाश उसका सच्चा वाला फैन है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए मान जाता है। ओम प्रकाश को जब ये बात पता चलती है तो वो पूरे आरटीओ ऑफिस को फूलों से सजा देता है जैसे कि कोई नई दुल्हन घर आ रही हो, और वो बहुत एक्साइटेड होता है अपने चहेते स्टार से मिलने के लिए। लेकिन उससे पहले वहाँ मीडिया का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, जबकि ओम प्रकाश ने किसी को भी नहीं बुलाया था। विजय आरटीओ ऑफिस जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास डॉक्टर का फोन आता है, जो कि बताते हैं कि सरोगेट मदर को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमने उसे एडमिट कर लिया है। तो इस बात से विजय थोड़ा परेशान हो जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस बात की टेंशन उसके दिमाग में चल ही रही थी कि तभी वो देखता है कि ऑफिस के बाहर मीडिया की भयंकर भीड़ लगी पड़ी है, और उसकी गाड़ी को आता देख सब भूखे जानवर की तरह उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। विजय को लगता है कि ये सब ओम प्रकाश ने फेमस होने के लिए किया है, तो वो सीधा ओम प्रकाश के पास जाता है और उसके ऊपर गुस्साने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम मेरे फैन हो, बहुत अच्छे आदमी होगे, लेकिन तुम तो मौका परस्त इंसान हो। विजय उसे इतना सुनाता है कि ओम प्रकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान को वो इतना मानता था आज वही उसे बुरा समझ रहा था, और उस वक्त वो कुछ नहीं कह पाता। पर विजय ने उसके बेटे के सामने उसकी बेइज्जती कर डाली थी, जो कि उससे सहन नहीं होती, और अब उसके आत्मसम्मान की बात आ जाती है, तो वो अब अपनी ड्यूटी निभाते हुए विजय का चालान काट देता है, क्योंकि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाकर आया था। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक फैन और स्टार के बीच भिड़ंत हो गई, और विजय के प्रति ओम प्रकाश का जो प्यार था वो अब गुस्से में बदल जाता है। अब हर न्यूज चैनल में ये खबर चलना शुरू हो जाती है कि बॉलीवुड के सितारे विजय कुमार बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे, और वो आम आदमी से भी भिड़ गए और उनके बारे में तरह तरह की खबरें चलने लग जाती हैं। आधी जनता ओम प्रकाश के साथ थी और आधे से ज्यादा जनता भड़काऊ न्यूज देख के विजय कुमार को बॉयकॉट करने में लग जाती है, जिससे प्रोड्यूसर साहब परेशान हो जाते हैं कि एक तो ऐसे ही हमारी फिल्में नहीं चल रही, ऊपर से बॉयकॉट बॉलीवुड वाले भी आग में मिट्टी का तेल डालने में लगे रहते हैं। ये खबर सुनकर सुपरस्टार सूरज बहुत खुश होता है, क्योंकि जो वो चाहता था वो अपने आप हो रहा था, यानी कि विजय कुमार की बदनामी होना और उसका बर्बाद होना। विजय पहले से ही परेशान था कि कहीं उसके बच्चे की डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आ जाए, ऊपर से अब उसके ऊपर एक और मुसीबत आन पड़ी थी। ओम प्रकाश मीडिया के सामने आकर कह देता है कि जैसे सभी लोग लाइन में लगते हैं वैसे ही लाइन में लगकर विजय सर को भी अपना लाइसेंस लेने आना होगा और सारे टेस्ट भी देने पड़ेंगे। विजय को तो जल्द से जल्द अमेरिका पहुंचना था, तो वो प्रोड्यूसर साहब से साफ साफ कह देता है कि मैं लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं रुकने वाला, इसलिए शूटिंग के लिए कोई और जगह देख लीजिए, क्योंकि ऐसे तो लाइसेंस मिलने से रहा। ओम प्रकाश के अंदर विजय के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि अब भी वही फैन वाला प्यार था जो पहले था, पर उसके मन में नाराजगी जरूर पैदा हो गई थी। लेकिन वो सोचता है कि बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो बातचीत करके सब कुछ सही करने का सोच लेता है। हर न्यूज चैनल पर विजय कुमार के खिलाफ अलग ही खबरें चलाई जा रही थीं, और अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए हर कोई मिर्च मसाला डालकर कुछ भी न्यूज बनाए डाल रहा था, जिसकी वजह से विजय कुमार की इमेज और फेम पर काफी असर पड़ रहा था, जिसके चलते शूट के लिए कोई भी नई लोकेशन नहीं मिल रही होती। विजय तो कैसे भी करके बस अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन नैना उसे समझाती है कि अभी बात तुम्हारी इज्जत की है, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले तुम यहाँ की चीजों को संभालो, मैं वहाँ जाकर सब संभाल लूंगी। अब हम देखते हैं कि ओम प्रकाश के घर पर कुछ उपद्रवी लोग आकर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, और इन सब में गप्पू को काफी ज्यादा चोट आ जाती है, तो ओम प्रकाश उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागता है। तभी उसी वक्त उसके पास विजय का फोन आता है, जो कि कहता है कि आप तो न्यूज में हर जगह छाए हुए हो, पर आपको मैं बता दूं कि जो गेम आप खेल रहे हो वो खेलना आपके बस की बात है नहीं। ओम प्रकाश को लगता है कि जो पत्थरबाजी उसके घर में हुई है वो विजय ने करवाई, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि एक आम आदमी की ताकत को कम मत समझिए, आपको अंदाजा नहीं है कि जब एक सीधे साधे आदमी की सटकती है तो वो किस हद तक जा सकता है, और अब तो गेम शुरू हो गया है जिसे खत्म मैं करूंगा।
ओम प्रकाश के मन में विजय को लेकर जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी वो अब गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि इन सभी चीजों के चक्कर में उसके बेटे को चोट लग गई थी। तो एक पिता का गुस्सा होना जायज था, इसलिए अब वो उस बात का बदला लेने का सोच लेता है। अगले दिन वो सभी पत्रकारों को बुलाकर बताता है कि विजय कुमार ने हमारे घर पर हमला करवाया, जिसकी चपेट में आकर मेरा बच्चा भी जख्मी हो गया। वो सभी कॉल लॉग्स दिखाकर सबूत देता है कि हमला होने के थोड़ी देर बाद विजय ने कॉल किया था और मुझे धमकियां दी। ओम प्रकाश अपील करता है कि विजय कुमार को हिरासत में लिया जाए या फिर वो मुझसे माफी मांगे, नहीं तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। ओम प्रकाश पूरे जोश के साथ विजय कुमार जहां ठहरा था उस होटल के सामने धरना देने बैठ जाता है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो नहीं हटेगा। और अब ये ड्राइविंग लाइसेंस का मामला सभी हदों को पार करते हुए एक सनसनीखेज खबर बनकर पूरे देश में फैल जाता है। और अब हर कोई जानना चाहता था कि क्या विजय कुमार एक आम इंसान ओम प्रकाश से माफी मांगेंगे या नहीं। विजय कुमार के आसपास के लोग उन्हें सलाह देते हैं कि वो शांत रहें और इस मामले पर ना बोलें, लेकिन विजय कुमार अपनी बदनामी होते हुए और नहीं देख पाते और मीडिया वालों के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं कि ओम प्रकाश जी मेरे बहुत पुराने फैन हैं और मैं अपने फैन से बहुत प्यार करता हूं, पर बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते हैं और ओम प्रकाश जी उनमें से एक हैं। मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता था तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि वो 2 दिन में बनवाकर दे देंगे, लेकिन एक सेल्फी खिंचवानी पड़ेगी। तो मैं मान गया, लेकिन उन्हें तो फेमस होना था जिसके लिए उन्होंने गलत रास्ता अपनाया। विजय कहते हैं कि अब मुझे सेल्फी के बदले लाइसेंस नहीं चाहिए, बल्कि मैं यहीं रुककर सारे टेस्ट देते हुए ओम प्रकाश जी से अपना लाइसेंस प्राप्त करूंगा। एक रिपोर्टर के पूछने पर विजय ये भी कहते हैं कि ओम प्रकाश के घर में जिसने हमला करवाया वो बहुत गलत है, लेकिन ये काम मैंने बिल्कुल नहीं किया है। अब दोनों के बीच जंग छिड़ चुकी थी। एक के लिए लाइसेंस पाने का मतलब था कि लोगों को यकीन हो कि वो सभी नियम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और उनके खिलाफ जो आरोप लगे वो बेबुनियाद हैं। और दूसरे के लिए लाइसेंस न देने की जिद ये थी कि अगर ऐसा वो करता तो उसकी हार हो जाती और उसका बदला भी अधूरा रह जाता। इसीलिए दोनों लोग लग जाते हैं अपनी अपनी जिद पूरी करने और अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बचाने और ईगो सेटिस्फाई करने में। अब तक जो जनता और पत्रकार लोग ओम प्रकाश के साथ थे वो अब विजय कुमार के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने आकर सारी बातें क्लियर कर दी थीं। तो जो जनता के मन में उनके लिए खटास पैदा हुई थी वो खत्म हो जाती है और अब विजय के प्रति उनका प्यार फिर से लौट आता है। ड्राइविंग टेस्ट में पहला टेस्ट होता है लर्नर्स टेस्ट, तो उसको देने का समय आ जाता है और इस टेस्ट को हर जगह ऐसे टेलीकास्ट किया जा रहा था जैसे सवालों का कोई बहुत बड़ा महामुकाबला होने जा रहा हो। और कमाल की बात ये कि जनता को ये टेस्ट देखने में मजा आ रहा था। एक कंपटीशन सा हो गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और ज्यादातर लोग विजय कुमार को जीतता हुआ देखना चाहते थे। ओम प्रकाश विजय को बताता है कि आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 6 सवालों के जवाब सही हुए तो आप टेस्ट पास कर जाएंगे, वरना 6 महीने बाद फिर से ढंग से पढ़ाई करके टेस्ट देने आ जाइएगा। ओम प्रकाश सवाल पूछना शुरू करता है, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब तरीके से सवाल करता है जो कि शायद वो आम दिनों किसी से भी ना पूछे, पर उसे तो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए विजय को हराना था, तो वो उसी में लगा होता है। 3 सवालों के जवाब गलत होने के बाद भी विजय 7 सवालों के जवाब एकदम सही देते हुए वो ये टेस्ट जीत जाता है। और वहाँ बैठे सभी लोग और टीवी देख रही जनता इस जीत की खुशी मनाने लग जाते हैं। गप्पू जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के अधिकतर बच्चे विजय के सपोर्ट में थे, तो ओम प्रकाश के हारने पर बच्चे गप्पू को खूब परेशान करते हैं। घर आकर गप्पू अपने पिता से कहता है कि आप विजय सर को नहीं हरा सकते, या तो आप उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दे दो या फिर आप मुझे दूसरे स्कूल में डाल दो। विजय सर बाकी लोगों के लिए हीरो होंगे, पर मेरे हीरो तो आप हो और आज मेरा हीरो हार गया।
ये बात ओम प्रकाश के दिल पर जा लगती है और वो सोचता है कि उसके बेटे के लिए वही सब कुछ है और अगर वही झुक गया तो अपने बेटे के सामने वो हमेशा के लिए झुक जाएगा। इसीलिए अब वो सोच लेता है कि कुछ भी हो जाए वो विजय को ड्राइविंग लाइसेंस लेने नहीं देगा क्योंकि यही उसकी जीत होगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। जब सूरज एक फिल्म की डबिंग कर रहा था तो उसके पास उसके चेले का फोन आता है और उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि जो हमला ओम प्रकाश के घर में हुआ था वो विजय ने नहीं बल्कि सूरज ने करवाया था। मतलब बवाल की शुरुआत सूरज ने करवाई थी जिसका भुगतान विजय और ओम प्रकाश कर रहे थे और ये बात रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाती है। तो अब आगे चलकर इन भाई साहब का भांडा फूटने वाला था। अब अगले टेस्ट का दिन आ जाता है जिसका नाम था एच टेस्ट। इसमें जमीन पर एक बहुत बड़ा एच बना होता है जिसके जरिए ये टेस्ट किया जाता है कि ड्राइवर गाड़ी को सही से बैक कर सकता है या नहीं। इस टेस्ट में विजय को फेल करने के लिए ओम प्रकाश दुनिया भर की अजीब बातें करके कई अड़चने डालने की कोशिश करता है, पर विजय कुमार ठंडे दिमाग से काम लेते हुए वो टेस्ट आराम से कर डालते हैं। लेकिन ओम प्रकाश को उंगली तो करनी ही थी, इसीलिए 2-4 कमियां और गलतियां गिनाकर वो विजय को टेस्ट में फेल कर देता है। जो गलतियां उसने गिनाई थी उन गलतियों को पूरे लॉजिक के साथ सही साबित करते हुए विजय प्रूव कर देता है कि वो गलतियां नहीं बल्कि सेफ्टी की वजह से उसने वो चीजें की जिसके चलते ओम प्रकाश को उसे टेस्ट में पास करना ही पड़ता है। अब बारी थी रोड टेस्ट की, तो ओम प्रकाश इधर उधर करते हुए लंच ब्रेक का बहाना देकर टेस्ट 1 घंटे बाद करने का कहकर जाने लगता है, जो कि सभी को समझ आ रहा था कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है। विजय को ये टेस्ट खत्म करके जल्द से जल्द अमेरिका जाना था, तो सीनियर ऑफिसर ओम प्रकाश से विनती करते हैं कि वो उसका टेस्ट जल्दी कर दे, पर ओम प्रकाश कहता है कि अब टेस्ट आज नहीं कल होगा। विजय एकदम गुस्सा कर ओम प्रकाश के सामने ड्राइविंग टेस्ट फॉर्म फाड़ देता है और जो जनता ओम प्रकाश की हरकतों की वजह से बौखलाई हुई थी उनके सामने जाकर कहता है कि आज ये लाइसेंस का चैप्टर यहीं खत्म होता है क्योंकि आज के बाद मैं कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ओम प्रकाश कहता है कि अगर आप एक दिन रुककर टेस्ट दे देंगे तो क्या घट जाएगा और ऐसा क्या ही है अमेरिका में जो जाने की इतनी जल्दी मची पड़ी है। विजय बच्चे की बात बताना तो नहीं चाहता था, पर सभी को समझाने के लिए वो सब कुछ बता डालता है कि क्यों वो अमेरिका जाने के लिए इतना तड़प रहा है। विजय कुमार कहते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 30 साल हो गए और इन 30 सालों में ऐसे कई मौके आए जब मुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए था पर था नहीं, लेकिन अब मैं सबसे पहले अपने परिवार को वक्त दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे एक्टिंग ही क्यों ना छोड़नी पड़े। इतना कहने के बाद विजय वहां से चला जाता है और ओम प्रकाश जो कि अब भी अंदर से विजय का फैन था वो सदमे में चला जाता है कि उन्होंने क्या कह डाला, क्योंकि इतना तो वो नहीं चाहता था। वहां पर खड़े लोग जो कि विजय के फैंस थे वो एकदम पागल हो जाते हैं और सारी सिक्योरिटी तोड़ते हुए ओम प्रकाश को घेर के पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही उनके सितारे विजय ने एक्टिंग छोड़ने तक की बात कह डाली थी। लेकिन तभी वहां पर रियल एक्शन करते हुए विजय आता है और ओम प्रकाश को भड़की हुई भीड़ से बचाकर लेके चला जाता है। अब जाकर उन दोनों में 1 to 1 फेस टू फेस बातचीत होना शुरू होती है और विजय ओम प्रकाश से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे इतना सब बोलने से ये लोग भड़क जाएंगे और आपको मारना शुरू कर देंगे। ओम प्रकाश हंसते हुए कहता है कि मुझे तो पता ही था कि आज मैं पिटने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको तंग किया अगर कोई और करता तो मैं भी उसे पीट देता। ओम प्रकाश कहता है कि मैंने जो किया उसके लिए मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। रावण को श्री राम जी से टकराने की हिम्मत इसलिए मिली क्योंकि वो श्री राम का भक्त था और आपसे टकराने की हिम्मत मुझे आपसे ही मिली है क्योंकि आप ही मेरे हीरो हैं। लेकिन आपने मेरे बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी और मेरे बच्चे के लिए उसका हीरो तो मैं ही हूँ। मुझे आपको कभी नीचा नहीं करना था बल्कि अपने बच्चे की नजर में अपने आप को उठाना था। ये आत्मसम्मान जब सर पे चढ़ जाता है तो दिमाग खराब कर देता है। ओम प्रकाश
प्रकाश बता देता है कि जब वो पहली बार आरटीओ ऑफिस आए थे तो उसने मीडिया को नहीं बुलाया था। विजय भी कसम खाकर बता देता है कि उसने उसके घर पर हमला नहीं करवाया। तभी उसी वक्त विजय को पता चल जाता है कि हमला किसने करवाया था। जो सूरज की रिकॉर्डिंग हुई थी वो लीक हो जाती है और सारा सच सबके सामने आ जाता है और सूरज का 5 कोने का मुंह बन जाता है और वो सच उगलते हुए बता देता है कि जलन के मारे उसने ये सब काम किया था। फिर इसके बाद ये भी खुलासा हो जाता है कि उस दिन मीडिया को ओम प्रकाश ने नहीं बल्कि कॉर्पोरेटर विमला जी ने बुलाया था, क्योंकि उन्हें चर्चाओं में रहने का और फेमस होने का बड़ा शौक था। तो यहाँ उनकी गलती भी पकड़ी जाती है, पर विजय बहुत दिलदार इंसान था, इसीलिए वो दोनों को ही माफ कर देता है। पर आगे वो ऐसा कभी ना करें इस बात की सलाह भी देता है। अब विजय कुमार अमेरिका के लिए रवाना हो रहे होते हैं, तो अब जाकर आखिरकार ओम प्रकाश उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दे ही देता है, जिस बात से सबसे ज्यादा खुशी प्रोड्यूसर साहब को होती है कि चलो अब फिल्म की शूटिंग हो पाएगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच हुई थी वो सब क्लियर हो जाती है और अब दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विजय कुमार को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और ओम प्रकाश को अपने चहेते सितारे के साथ सेल्फी मिल जाती है, जो कि अब उसका बहुत ही करीबी बन गया था, जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। पर अब सब कुछ सही होने के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो आपने अभी कहानी सुनी वो सच्ची घटनाओं पर आधारित तो नहीं है, पर ये कहानी सच्चाई से मिलती जुलती जरूर है। एक फैन का अपने पसंदीदा कलाकार के प्रति जो प्यार होता है वो उस कलाकार के लिए बहुत अनमोल होता है, लेकिन जब ये प्यार हद से ज्यादा हो जाए तो वो प्यार प्यारा हो के भी जहर की तरह काम करता है। हमने देखा कि एक फैन अपने चहेते सितारे से प्यार करता है, उसे भगवान की तरह पूजता है। वो सितारा भी उस फैन की इज्जत करता है, पर इधर उधर की बातों के चलते दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं। गलती विमला जी जैसे फैंस की होती है, जो बस अपने फायदे के लिए खुद को किसी का भी चहेता बना लेते हैं। अभी हाल ही में एक्टर हर्षवर्धन राणे ने एक स्टोरी डाली थी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि वो लगातार शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटे शूट कर रहे हैं और एक दिन जब वो अपनी वैन में सो रहे थे तो कोई उनके वैन के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगा। ये जानते हुए भी कि वो सो रहे हैं। वो थके हुए थे, पूरा शरीर जवाब दे चुका था, पर वो बाहर निकले और उससे मिले। वो था तो उनका फैन ही, पर उसे इतना भी नहीं समझ आया कि जिसका वो फैन है वो भी एक इंसान है, मशीन नहीं। हर इंसान का अलग अलग मूड होता है, हर इंसान थकता है, जागता है, सोता है। तो जितने फेमस लोग होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। फेमस होने या स्टार बन जाने के बाद उनके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं आ जाती, पर लोग जब उनसे मिलने का सोचते हैं तो ये सब चीजें भूल जाते हैं और खुद से एकदम ओवर कर डालते हैं। वो कलाकार चाहे किसी भी मूड में हो, उसे तो हंस के ही बात करनी होगी ताकि फैन नाराज ना हो। अगर वो रियल रहे और फेक स्माइल ना करे, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो उसका अपोज करें, तो वो फिर बुरे बन जाते हैं। हर कलाकार की कला को इज्जत देनी चाहिए और उनकी प्राइवेसी का भी मान रखते हुए समझना चाहिए कि वो भी इंसान है और हर समय हंसता खेलता खिलखिलाता मूड नहीं हो सकता। हालांकि कुछ होते हैं जिनके ऊपर कामयाबी का गुरूर चढ़ के नाचने लग जाता है और वो उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं जिन्होंने उनको बनाया है। तो ऐसे लोगों का फैन होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और मेन बात ये है कि अगर आप ऐसे लोगों की बात भी करते हैं, फिर चाहे बुरी ही क्यों ना हो, तो भी उनका काम चलता रहता है, क्योंकि चर्चाओं में तो वो बने ही रहते हैं। इसीलिए अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो आपको बस यही करना चाहिए कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ दो। बस यही एक तरीका है उन्हें समझाने का कि अगर इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। मूवी की बात करें तो ये 2019 में आई मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों की कहानी काफी अच्छी होती है, तो हम ये चीज तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि फिल्म की कहानी बेकार थी। कहानी तो अच्छी थी, पर दिक्कत बस ये है कि ये रीमेक है। तो रीमेक का ठप्पा लगने के बाद लोगों के मन में ये बैठ
जाता है कि पिक्चर तो बेकार ही होगी। रीमेक तब बेकार होती है जब एक्टिंग बढ़िया ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हाल ही में आई शहजादा फिल्म का भी ले सकते हैं। कुछ रीमेक फिल्में होती हैं जिसे देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आती, भले ही आपने ओरिजिनल ना देखी हो, पर ये मूवी उनमें से है कि अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी होगी तो ये आपको थोड़ी बहुत पसंद आ जाएगी। फिलहाल इस फिल्म को जनता की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और लगता है कि ये अक्षय सर की एक और फ्लॉप मूवी बनके रह जाएगी। शायद आने वाले समय में हेरा फेरी 3 अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्म की लाइन को तोड़कर हिट वाली लाइन बना सकती है, और ये भी तभी होगा जब कहानी अच्छी हो। अगर कहानी फुस हुई तो इसका तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा हाल हो जाएगा। रीमेक बनाने वालों को ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि ओरिजिनल ने पैसे कमाए थे तो रीमेक फिल्म भी पैसे कमा लेगी। अब हर कोई अजय देवगन तो नहीं हो सकता ना। अब एक्टिंग की बात करें तो हमारे खिलाड़ी सर जैसे हर फिल्म में नजर आते हैं वैसे ही इसमें भी नजर आए। अक्षय सर साल में 4-5 मूवी निपटा डालते हैं तो एक्टिंग भी वैसे ही देखने को मिलती है। अगर असल जिंदगी में भी वो अपने फैंस की सुनकर क्वांटिटी पर नहीं थोड़ा क्वालिटी पर भी ध्यान दे दें तो अच्छा रहेगा। इमरान सर का भी कुछ ठीक नहीं चल पा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो कितने मंझे हुए कलाकार हैं और उनकी एक्टिंग लाजवाब है और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया है, पर फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। वहीं डायना पेंटी और नुसरत भरूचा दोनों ने ही पत्नी का रोल निभाया जो कि सही ही देखने को मिलता है। फिल्म में थोड़ा सा अदा शर्मा भी देखने को मिलती हैं, पर उनका रोल कुछ बहुत बड़ा नहीं था, पर जो भी था सही ही किया है। और बाकी जितने भी सह कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं सबने अच्छा काम किया है और सबकी एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। अब आप इमेजिन करिए कि आपका जो पसंदीदा कलाकार है उसकी जगह पर आप हो। किसी गलती की वजह से आपका फोन टूट जाए जो कि आपके लिए बहुत कीमती था, लेकिन आपकी शूटिंग का टाइम हो गया है तो आप घर से बाहर निकलते हैं कि तभी आपको आपके फैंस मिल जाते हैं। उसमें से एक फैन आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको पकड़ते हुए सेल्फी लेने लग जाता है और आप जाना चाहते हो पर वो छोड़ नहीं रहा होता और फोटो पे फोटो खींचे जा रहा होता है। अब आप बताइए कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। कमेंट में लिखिए और अपने मन में जो है वही बताइएगा, क्योंकि नदी किनारे सांप है और झूठ बोलना पाप है। तो ये था एक्सप्लेनेशन सेल्फी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ये ओखली कौन फोड़ रहा है कि अब किसे बताऊं जाके कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। कोई समझने वाला भी तो नहीं है, किसे बताएं। हमारी समस्या यही है कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भसड़ मची पड़ी थी क्योंकि मेरा बर्थडे था 27 फरवरी को। हाँ, 27 फरवरी को था, और साथ ही साथ मुझे मकान मालिक ने कहा कि भैया आपको घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि मैंने घर बेच दिया है। उन्होंने घर बेच दिया और फिर मुझे अर्जेंटली खाली करना पड़ा। जैसे तैसे जल्दबाजी में जो घर मिला उस घर में शिफ्ट हो गया, और फिर वहाँ का माहौल कुछ खिचपिच था। अब जैसे भी करना तो है ही काम, तो कैसे भी जुगाड़ करके काम किया जा रहा है। वैसे वीडियो आनी थी बहुत जल्दी पर बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैं चाहता तो लेट नहीं जाए, पर क्या कर सकते हैं, बहुत भसड़ मची पड़ी थी। अभी सब ठीक है, सब बढ़िया है। किसी का कॉल आ रहा है, उसे काट दिया जाए तो बेहतर होगा। तो बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो आती रहेगी। थोड़ा सा अभी खिचपिच हो गया था पर अब सब सही है, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कुछ भी डार्क सर्कल तो बहुत सारे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। बाल धोने पड़ेंगे क्या। चलिए भाई,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।